ये कुछ क्वेश्चन थे जो हम लास्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे थे, यहीं से स्टार्ट करना है। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 37 डिग्री। ये 37 डिग्री है ना, एट एन एंगल 37 डिग्री above the horizontal. At the highest point, it breaks into two parts of mass ratio 1:3. The smaller come to rest. Find the distance from the launching point to the point where the heavier piece lands. Okay. ये रेड कलर का पाथ किसने फॉलो किया होगा? ये हमारा पाथ था, M1 में टूटा और M2 में टूटा। तो रेड कलर की लाइन किसने फॉलो करी होगी? M2 की वैल्यू है m/3m/4 और ये है m/4। हाँ, जरा मुझे जवाब दो, तुम लोग क्लास में हो, सभी लोग बैठे हो ना, तो जवाब दो, ये रेड वाली लाइन कौन फॉलो कर रहा है? ये पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज फॉलोड बाय, कौन फॉलो कर रहा है ऐसा पाथ? हैवी मास तो फिर नीचे आकर के गिर गया, लाइटर मास नीचे आ गया और हैवी मास आगे चला गया, ऐसा। ठीक है, ऐसा हुआ होगा क्या एक्चुअली? ये M2 आकर यहां गिरेगा, M1 आकर यहां। पहले बताओ ये समझ में आया या नहीं? अच्छा, अगर इतना आया तो ये रेड कलर की लाइन इज फॉलोड बाय सेंटर ऑफ मास। ये रेड कलर की लाइन कौन ने फॉलो करी होगी? सेंटर ऑफ मास ने, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को तो बोलकर फेंका था ना कि तुझे प्रोजेक्टाइल करना है, वो प्रोजेक्टाइल कर रहा है। क्लियर हुआ इतना? वो क्या कर रहा है? प्रोजेक्टाइल कर रहा है। ऊपर जाने पर क्या हुआ? मैक्सिमम हाइट पर ये दो पार्ट में फट गया। तो since in explosion forces are internal, initial momentum equal to final momentum. M1 V1 plus M2 V2। ठीक है, यही होगा। इनिशियली क्या था? नहीं, इनिशियली मोमेंटम था, सॉरी। इनिशियली इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस पॉइंट पे इनिशियली वेलोसिटी क्या थी? फटने से पहले सिर्फ u cos थीटा थी, y तो 0 हो गई थी। 100 cos 37, 3/5 20 60। पूरे मास की वेलोसिटी कितनी थी? m मास की वेलोसिटी v थी। m मास 60 से चल रहा था इनिशियली, अब फट गया। m कितना हो गया? m/4 v1 और m2 कितना हो गया? v2, 3m/4। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, देखो लॉजिकल बोल रहा हूँ ना मैं, ये वाली इक्वेशन सबको लिखना है मोमेंटम की। मोमेंटम हम लिखते हैं बिफोर एंड आफ्टर एक्सप्लोजन। इनिशियल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन, फाइनल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन।
अच्छा, अगर हमने ये देखा तो m/4 और ये हो गया, मास तो सब में से कैंसिल हो गया। तुम ध्यान से देखो तो स्मॉलर वाला रेस्ट पर आ गया, रेस्ट पे आ गया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो सेकंड वाले की वेलोसिटी कितनी हो गई, 60 × 4/3 v2, 320, 80। मतलब यहां से एक मास 80 मीटर पर सेकेंड से निकला है, उसकी रेंज क्या होगी सर, u × t। और टाइम क्या होगा सर, ये तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया, 2h/g। और h क्या होगा तुम्हें पता है, मैक्सिमम हाइट। ये आएगा, यहां से r1 आएगा, जो कि ये होगा पूरा r1। इस r1 में तुम्हें ओरिजिनल प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज का आधा भी जोड़ना होगा, तो जाकर के तुम्हारा आंसर है। क्लियर हुई क्या बात? अरे बोलो यार, हर कोई जवाब दो। समझ में आया क्या? u की वैल्यू यहां पर रखोगे तुम 80 √2 हाइट h मैक्स निकालना पड़ेगी तुम्हें बाय g। h मैक्स बताओ मुझे कितनी आ रही है, h मैक्स का फॉर्मूला ध्यान है क्या किसी को, क्या होता है, u² sin² θ/2g। u का स्क्वायर बोले तो 100 का स्क्वायर, 100 × 100, और तो ये हो जाएगा 100 × 100 sin² थीटा। साइन थीटा कितना हो जाएगा, 37 डिग्री के हिसाब से 9/25 अपॉन में 2/10, 1 जा 4 जा 10 जा 2 जा 9 2 जा 18 और 10 180। तो R1 कितना आ गया, R1 आ गया 80 × 2 × 180/10, 18 2 जा 36, 6 बाहर आया, तो 80 × 6 R1 आ गया। R कितना आएगा, u sin θ/g। रेंज बताओ कितनी आ रही है सभी लोग, 480 मीटर। और रेंज कितनी आ रही है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin 2 θ/g। तो u का स्क्वायर मतलब 100 × 100, sin 2 थीटा मतलब 2, 3/5, 4/5, और ये 1/10। तो 5 5 बन गया 4, 1 10 से 1 10 चला गया, तो 4 10 40, 40 और 6 240, और 4 240 और 4 कितना होगा, 240 × 4, 0, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, और एक 1 960। 960 रेंज है, उसका आधा जोड़ना पड़ेगा हमको r/2। कितना आएगा ये, 480। 480 और 480 कितना हो जाएगा, एक बार रेंज सब लोग सही निकालो ना, मैंने शायद रेंज गलत निकाली होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार रेंज सही निकालिए ना सब लोग, रेंज क्या आ रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज का फॉर्मूला निकालिए ना, क्या आ रहा है, यहाँ जगह नहीं है लिखने की। रेंज निकालो सही, एक बार चेक कर लेते हैं अपन रेंज क्या आ रही है। 100 × 100 मतलब 100 × 100 × 2 इंटू 3/5 इंटू 4/5 और इंटू 1/10। तो 5 5 4 बचा, 1 10 से ये 10 गया, तो 3 2 जा 6, 4 जा 24, 4 4 जा 16, 24 96 960। रेंज तो बिल्कुल सही आ रही है, 960।
24 इंटू 4 960 आ रहा है बेटा। तो इसकी जो रेंज आ रही है प्रोजेक्टाइल की कितनी आ रही है, ये रेंज, अच्छा बाई 2G होता है क्या, तो 480 हो जाएगी फिर। बाई 2G नहीं आता है शाम, ध्यान से देखो। चलो तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, तो r/2 इसमें ऐड कर देना, तुम्हारा टोटल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ गए सभी लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आंसर बताओ। अब अगर यहां पर देखें हम, तो टू पार्टिकल्स ए एंड बी, इनका सेंटर ऑफ मास ये होगा, मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन, ये म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है इनके कारण, जिस कारण से ये मूव कर रहे हैं एक दूसरे के पास में। एट द इंस्टेंट जब इसकी स्पीड v है और इसकी स्पीड 2v है, तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होना चाहिए? तो इस पूरे सिस्टम के लिए ये दोनों तो इंटरनल फोर्स हो गए ना, और इंटरनल फोर्स के कारण COM थोड़ी मूव करता है एट रेस्ट, तो आंसर होगा 0। क्लियर है? चलिए अब मैं और कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स के, ठीक है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। मैं यहाँ पे 2-3 फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको इन्हें सीखना है ना। ये एक डेरिवेशन टाइप स्टैंडर्ड 3 फॉर्मेट होते हैं, इन तीनों फॉर्मेट से ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो कंसिडर अ लाइट स्प्रिंग, कंसिडर अ लाइट स्प्रिंग of constant k and length, constant k and length L naught, ठीक है। attached in a compressed condition
compressed condition between two blocks of mass m1 and m2 ऐसे। चलो पहले इतना लिख लो। The spring is initially compressed by x naught. इतना लिखो। देखो अब क्या हुआ है इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, ये रहा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, m1 मास, और ये स्प्रिंग के बीच में हमने क्या किया है, एक डब्बा और लगा दिया m2 और इसको कंप्रेस कर दिया है। मतलब इसकी जब अगर स्प्रिंग को खुला छोड़ देते तो इसकी लेंथ क्या थी, L0। कितनी थी, L0। अब अगर ऐसे हम दो डब्बे, इधर देखो मेरा हाथ देखो, ऐसे दो डब्बों के बीच में स्प्रिंग को दबा दें और छोड़ दें तो डब्बे कितनी वेलोसिटी से जाएंगे। हमसे जो प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि डब्बे कितनी स्पीड से जाएंगे बताओ। तो मान लीजिए हमने डब्बों को दबा दिया, x0 दबाया, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, L0 माइनस x0। अरे बोलो ना यार, ये डिस्टेंस कितना होगा, L0 माइनस x0। क्लियर है इतना। अच्छा, अब क्वेश्चन, अब हमसे ऐसा पूछ सकता है, फाइंड द स्पीड ऑफ द टू ब्लॉक when spring attend natural length। कैसे करें इस क्वेश्चन को सॉल्व, इधर देखो, तुम्हें सब तरीके सीखने हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। देखो सर, जब इस सिचुएशन में है, इनिशियल सिचुएशन है ये, यहां पे v1 भी 0 और v2 भी 0, v1 v2 दोनों 0 है क्या यहाँ पे, इनिशियली दोनों डब्बों की। फाइनली क्या होगा, तुम लोग मुझे सुन पा रहे हो ना। Am I audible to all of you? Hello? इनिशियल, फाइनल क्या होगा, फाइनल जैसे ही सर स्प्रिंग एकदम अपनी नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी, ये डब्बा अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी v2 अटेंड कर लेगा और ये अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी v1 अटेंड कर लेगा इस डायरेक्शन में, ये m1 ये m2, और ये इनके बीच का स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये आ गया अपनी नेचुरल लेंथ पे L0। क्लियर है। अभी इनका सेंटर ऑफ मास यहां पर है। अगर इस पूरी सिचुएशन को ध्यान से देखें तो सेंटर ऑफ मास तो अभी भी यहीं पर रहेगा सर, क्योंकि स्प्रिंग के द्वारा जो दोनों डब्बों पे फोर्स लगाया जा रहा है वो फॉर दिस एंटायर सिस्टम इज इंटरनल इन नेचर। तो वो सेंटर ऑफ मास को चलाने वाला तो नहीं है। तो पहला पॉइंट, कॉम एट रेस्ट
कॉम एट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास से इस डब्बे की दूरी है x1 और इस डब्बे की दूरी है x2, और सच दैट कंप्रेस होने के बाद x1 प्लस x2 बराबर x0 है। बोलो। चलो, अब इसमें क्या क्या किया जा सकता है। तुम ग्राउंड पर बैठे हो, तुम देख रहे हो, तो तुम कहोगे कि सर इनिशियल और फाइनल सिचुएशन मैंने ये देखी, बीच में मैं कहीं चला गया था कुछ काम से, तो मैं देख ही नहीं पाया कि डब्बे अलग हुए क्या हुए। मैंने इनिशियली पहले ये देखा और फाइनली ये देखा। इन दोनों सिचुएशन के बीच में ना सर इंटरनल फोर्सेस जो थे वो स्प्रिंग के थे, एक्सटर्नल कोई लग नहीं रहा था, तो हमने कह दिया कि मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम कैसा है, कंजर्व। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, इनिशियली तो जीरो क्योंकि सब रेस्ट पे थे, फाइनली m2 v2 पॉजिटिव ले लेते हैं और m1 v1 नेगेटिव ले लेते हैं, तो m1 v1 बराबर m2 v2, v1 बराबर m2 बाय m1 v2, या v2 बराबर m1 बाय m2 v2, कुछ भी यूज कर लो जो तुम्हें पसंद हो। यहां तक समझ गए सर, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या यूज कर सकते हैं सर? सेकंड ना अभी हम ज्यादा टफ नहीं बनाते हैं, सेकंड हम एक और चीज यूज कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। इस सिचुएशन को ए बोल देते हैं और इस सिचुएशन को बी। तो टोटल एनर्जी एट ए सिचुएशन मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस लगे हैं और वो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं नेचर में, तो वो एनर्जी का नुकसान होने नहीं देंगे और फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। बोलो। तो यहां से हम लिख सकते हैं हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, इतना ही हमने स्प्रिंग को दबाया था, बराबर आखिरी में एक डब्बा चल रहा है हाफ एम ए वी ए स्क्वायर से और दूसरा चल रहा है हाफ एम बी वी बी स्क्वायर से। कोई मेरे से ये मत पूछना कि इनकी वेलोसिटी अलग है तो काइनेटिक एनर्जी ऐड क्यों हुई, एनर्जी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर है सभी को इतना? यहाँ से सभी बच्चे मुझे v1 और v2 की, मतलब ए और, रुको एक दो मिनट रुको, मुझे v1 और v2 की वैल्यू निकाल कर बताएंगे। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी। हुआ क्या सॉल्व? v1 v2 की वैल्यू निकली क्या? जल्दी बताओ v1 v2 की वैल्यू क्या आ रही है? पहले इतना लिख लो पूरा, सभी लोग पहले इतना लिख लो फिर बताना, और सॉल्व करेंगे। तो अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। v1 की वैल्यू कितनी आएगी? v1 इक्वल्स टू के एम अपॉन में m1 प्लस m2 होल की पावर 1/2 इंटू एक्स। ठीक है, ऐसे ही v2 भी निकल जाएगा। क्लियर है इतना? यहाँ पे मेरे ख्याल तक m2 आएगा, v1 के साथ m2 आएगा, है ना? चलिए, एक और कैटेगरी आती है इसमें, अनदर कैटेगरी ऑफ न्यूमेरिकल, जो कि तुम्हें बनना चाहिए।
2 मिनट बेटा। 2m ले लेते हैं, यहाँ पे m ले लेते हैं, इसकी वेलोसिटी है v नॉट। टू मास connected to a spring of constant k at a natural length initially, at a natural length initially. Now, if m mass given a velocity v naught, find maximum elongation of spring. Find maximum elongation of spring. चलो बेटा करो ये। चलिए करिए सभी लोग सॉल्व। कुछ सोचा? चलो देखते हैं अपन। अब देखो, मैंने तुम्हें हमेशा ग्राउंड फ्रेम पे ही बैठना सिखाया है, तो अपन ग्राउंड फ्रेम से ही बात करेंगे, लेकिन इसके पहले एक लॉजिकल बात है जो कि मुझे तुमसे करनी है। नोट, ये स्प्रिंग है, यहाँ पे एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है और यहाँ पे दूसरा स्टूडेंट खड़ा हुआ है। मैंने कहा जाओ बेटा दोनों मूव करो और इस तरीके से मूव करना कि मेरी स्प्रिंग मैक्सिमम एलोंगेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेरी स्प्रिंग अधिकतम खिंचाना चाहिए। ये कब पॉसिबल है? सर दोनों इस तरीके से मूव करें कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो। ये भी v1 से मूव करे और ये भी v1 से। अगर किसी भी एक की वेलोसिटी कम ज्यादा रही तो मैक्सिमम एलोंगेशन नहीं होगा, उसमें और एलोंगेशन होने के चांस बनते रहेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? फॉर मैक्सिमम एलोंगेशन, टू ऑकर, the two ends must move with common velocity. तो हमें ये बात समझ में आ गई सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अब क्या करें? फ्रॉम ग्राउंड
ग्राउंड फ्रेम में से बैठे हैं, हमने देखा इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को हमने देखा, प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात, इस पूरे सिस्टम को हमने देखा, तो हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे। इनिशियली मोमेंटम क्या है, इनिशियली m इंटू वी नॉट का है पूरे सिस्टम का मोमेंटम, फाइनली क्या होगा 2m और m कोई कॉमन वेलोसिटी कैपिटल v1 से चलने लग जाएंगे, और जब तक ये नहीं चलेंगे जब तक क्या होगा, एलोंगेशन होने वाला नहीं है, मैक्सिमम एलोंगेशन। तो मैक्सिमम एलोंगेशन के समय दोनों v1 वेलोसिटी से चल रहे होंगे, m v नॉट बाय 3m इक्वल्स टू v1। मतलब सर फॉर मैक्सिमम एलोंगेशन बोथ द ब्लॉक मस्ट मूव विद अ वेलोसिटी v नॉट बाय 3, one towards right and another towards left। अब क्या करना है, नाउ एनर्जी लिखते हैं सिस्टम की। इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ m v नॉट स्क्वायर, फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ 3m, फाइनल वेलोसिटी इज v1 का स्क्वायर, और तब तक स्प्रिंग भी खींच गई है हाफ k x स्क्वायर, हाफ 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 m v नॉट स्क्वायर माइनस 3m, v1 की जगह पर डालेंगे v नॉट स्क्वायर बाय 9 k x स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, 2m v नॉट स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू k x स्क्वायर। On solving 2m by 3k under root into v naught बराबर x। This is the maximum elongation of the spring block system, maximum elongation। This is the maximum elongation of a spring block system। बोलो यार, क्लियर है क्या? हर किसी को लिखो, मैं और क्वेश्चन कराता हूं फिर। चलिए, एक है स्मॉल m, दूसरा है कैपिटल M, इनके बीच में ये स्प्रिंग लगी है, इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। देखिए मैंने पहले दो केसेस में आपको क्या सिखाया, पहले दो केसेस में मैंने सिखाया कि जब तक इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं तब तक बिना परेशान हुए मोमेंटम कंजर्व करो, ग्राउंड फ्रेम पे बैठो, वर्क एनर्जी लगाओ और आंसर लाओ। लेकिन क्या अब मोमेंटम कंजर्व्ड है? करो ना जरा, 1 मिनट दे रहा हूं मैं, दिमाग लगाओ अपना सभी लोग, 1 मिनट दे रहा हूं, सोचो। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए ना, तो ट्राई टू सॉल्व विथ रिस्पेक्ट टू कॉम फ्रेम, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो पहले तो अपन फिर से एक बार डायग्राम बनाएंगे बढ़िया, बिना परेशान हुए। है ना? और मान लीजिए ये कहीं पे यहां पे है सेंटर ऑफ मास, है ना? यही कहीं पर है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास बोलेगा एफ नेट बराबर एम टोटल इंटू ए, पूरे सिस्टम पे एफ फोर्स लग रहा है, मास है एम प्लस स्मॉल ए, इतने से मैं चलूंगा। हाँ या ना बोलो बे। अब तुम क्या करो, देखो कर तो हम ग्राउंड फ्रेम से भी सकते हैं, है ना सॉल्व, लेकिन ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करने में टाइम, डिस्टेंस, बहुत सारी बातें लग जाएंगी। हमें ये मानना पड़ेगा कि मैक्सिमम एलोंगेशन के लिए ये और ये पॉइंट की वेलोसिटी सेम होना चाहिए,
ये और ये पॉइंट की वेलोसिटी कब सेम होगी, कितने समय में सेम होगी, कितने डिस्टेंस चलने के बाद सेम होगी, वो सारी बातें हमको निकालना पड़ेगी। तो इसीलिए हमने क्या किया, हम सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ गए। अब सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ गए और इसको देखा, तो इस पर एक तो लग रहा था F, एक लग रहा था, इस डब्बे का मान लो एलोंगेशन हो गया होगा x1, तो इस पे लग रहा था kx1। बोलो क्लियर है इतना? इतना क्लियर हुआ? और क्या लग रहा था सोचो, और क्या लग रहा था? रुको ऐसे भी मत करो, थोड़ा और आसान कर लेते हैं इसको। एफ स्प्रिंग। और क्या लग रहा था सर, सेंटर ऑफ मास पर बैठे हैं और सेंटर ऑफ मास चल रहा है, तो इसका मतलब इसको देखेंगे तो एक सूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, एंड दैट विल बी कैपिटल M इंटू एक्सिलरेशन, और एक्सिलरेशन है F अपॉन में m प्लस स्मॉल m। इतना कैपिटल M पे फोर्सेस लग रहे होंगे, बोलो ना यार। स्प्रिंग, अच्छा चलो स्प्रिंग फोर्स को भी मैं और लिखता हूँ डिटेल में। स्मॉल m को देखते हैं। स्मॉल m पे सर इधर लग रहा होगा स्प्रिंग फोर्स, ये स्मॉल m मास है, और सर पीछे की तरफ इस पे लग रहा होगा एक सूडो फोर्स जिसका मास m और एक्सेलरेशन वही होगा F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। इतना समझे? दोनों ब्लॉक अलग अलग हैं, तो ये चलेगा x1, ये चलेगा x1 और ये चलेगा x2 ना, सच दैट दोनों मिल करके मैक्सिमम एलोंगेशन देंगे x1 प्लस x2। हाँ या ना बोलो? अब क्या करें सर, ये तो आपने सारी बातें लिख दी सेंटर ऑफ मास से, मैं कहूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं। वर्क डन by conservative, work done by non-conservative equal to change in kinetic energy। बोलो क्लियर है? आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम एलोंगेशन बताना है, थोड़ा सा सोचो क्या होगा मैक्सिमम एलोंगेशन। यहां से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ट्राई टू सॉल्व इट एट होम, ट्राई टू सॉल्व एंड फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन। मैंने बहुत मदद कर दी, बहुत हिंट दे दी। बोलो समझ गए क्या इतना हर कोई? तो कुछ स्प्रिंग ब्लॉक के केसेस हैं जो कि ऐसे सॉल्व किए जाते हैं, कुछ ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। इसके अलावा ऊपर कुछ नहीं, क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने 3 फॉर्मेट करवाए हैं, आप लोग याद रखें। चलिए, तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, है ना? कल की क्लास से मैं कोलिजन स्टार्ट करूंगा, तुम्हें कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो अभी।
कल की क्लास से हम कोलिजन स्टार्ट करेंगे। अभी किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज ओके, थैंक यू।